हेलो फ्रेंड्स। 1700 बीसी में इंडिया का शेयर वर्ल्ड इकोनॉमी में लगभग 25% था, जो पूरे यूरोप के कंट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा था। लेकिन 1947 में ये घट के 2% ही रह गया और इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन गया। इस दौरान ऐसा क्या हुआ, आज हम ब्रिटिश राज के उन डार्क ट्रुथ्स को अनकवर करेंगे जिसे हिस्ट्री में आपसे छुपाया गया है। 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद शुरू हुआ अनस्टेबिलिटी का दौर। 1707 से 1720 तक वीक मुगल रूलर्स की वजह से रीजनल पावर्स जागने लगे और हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। इसका फायदा उठाते हुए 1739 में पर्शियन राजा नादिर शाह ने दिल्ली में अटैक करके पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। इंडिया की इस अनस्टेबल सिचुएशन का फायदा उठा के ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने गन पाउडर और धोखाधड़ी से पूरे इंडिया में कब्जा कर लिया। ब्रिटिश बाकी रूलर्स की तरह नहीं थे, वो नादिर शाह की तरह इंडिया को एक बार लूटने नहीं आए थे और ना ही मुगल्स की तरह यहाँ पे राज करने आए थे। उनके लिए इंडिया सिर्फ एक सोने का अंडा देने वाली चिड़िया था, जिसके रिसोर्सेज को ब्रिटेन ने अगले 200 सालों तक लूटा। और 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली तब उसकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, इकोनॉमी पूरी तरीके से ठप थी और ट्रेड नेटवर्क्स खत्म हो चुके थे और यहाँ के लोकल लोग आपस में कास्ट और रिलीजियस लाइन्स में बंट चुके थे। ब्रिटेन के 200 सालों के राज में इंडिया एक एशियन पावर से घट के थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बन चुका था। हिस्टोरियन विल डुरंट इंडिया की इस लूट को ग्रेटेस्ट क्राइम ऑफ ऑल हिस्ट्री मानते हैं। ब्रिटेन की लूट को समझने से पहले चलते हैं प्री कॉलोनियल टाइम्स में, जब इंडिया एक सोने की चिड़िया था। इंडिया टेक्सटाइल और ज्वेलरी का बहुत बड़ा हब था और पॉटरी, मेटल वर्किंग, सिरेमिक्स में ट्रेड लीडर था। इंडिया के टेम्पल्स और आर्किटेक्चर वर्ल्ड में सबसे यूनिक थे। यहाँ पे रिच मर्चेंट्स और बैंकर्स थे फाइनेंस करने के लिए। इंडिया के ट्रेड रिलेशंस पूरे एशिया, यूरोप और अमेरिका के साथ थे। इंडिया की 3 मेजर इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग और मेटल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें सबसे पहला है टेक्सटाइल। इंडिया टेक्सटाइल में वर्ल्ड लीडर था। कोस्टल आंध्रा में डिजाइन और प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी। गुजरात और बंगाल में हाई क्वालिटी कपड़े बनते थे। टेक्सटाइल ट्रेड में इंडिया का मार्केट शेयर वर्ल्ड में 25% था और इसकी रीच पूरे वर्ल्ड में थी और इसी ट्रेड नेटवर्क का फायदा लोकल आर्टिसंस को भी मिलता था। नेक्स्ट है शिप बिल्डिंग। क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी ट्रेड सी रूट से थी, इसलिए इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड थी। 18th सेंचुरी में इंडिया की सिटीज जैसे ढाका, सूरत, कोची शिप बिल्डिंग और उनके पार्ट्स के लिए फेमस थे। बंगाल में बनी शिप्स इंग्लैंड की शिप से बेटर थी। जहां बंगाल में बनी शिप्स की लाइफ 20 साल थी, वहीं इंग्लैंड में बनी शिप्स की लाइफ केवल 12 साल तक थी। नेक्स्ट है स्टील मेकिंग। इंडिया स्टील मेकिंग में एक पायनियर था। 6th सेंचुरी से ही स्टील मेकिंग की टेक्नोलॉजी इंडिया में परफेक्ट हो चुकी थी और यहाँ का स्टील पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता था। अरेबियन और यूरोपियन रूलर्स इंडिया में बनी तलवार को प्रेफर करते थे। अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को आखिर कैसे बर्बाद किया? ब्रिटेन के टेक ओवर करते ही सबसे पहले उन्होंने इंडिया की नेटिव इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिटेन ने टेक्सटाइल के सारे रूट ब्लॉक कर दिए और इंग्लिश कंपनीज को टेक्सटाइल ट्रेडिंग में मोनोपोली बना दिया। पहले जहां टेक्सटाइल के लिए उन्हें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता था, अब वो उसका पेमेंट इंडिया से ही कलेक्ट किए टैक्सेस से करने लगे। ब्रिटेन ने इंडिया की कई लूम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां काम करने वाले कई स्किल्ड वर्कर्स के हाथ तक काट दिए। इसके अलावा ब्रिटेन ने इंडिया में बने टेक्सटाइल गुड्स पे लगभग 80% टैक्स लगा दिया। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ना तो लोकल पॉपुलेशन को बेच पा रहे थे और ब्रिटेन ने भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लेने से मना कर दिया। इससे स्किल्ड आर्टिसंस बेरोजगार हो गए। इंडिया बस एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर था। कॉटन और मेटल ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होता था और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के इंडिया में वापस आता था। इसी का असर था कि 1947 में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम था। नेटिव इंडस्ट्री के डिस्ट्रक्शन की वजह से जितने भी आर्टिसंस, बिल्डर्स और वर्कर्स थे, सब फार्मिंग करने लगे। उस वक्त फार्मिंग की कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसीलिए कई बार फसल सड़ जाती थी और इसी वजह से लार्ज स्केल पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर पाई और वहाँ मास पॉवर्टी और मास डेथ्स होने लगी। ब्रिटिशर्स यहाँ तक भी नहीं रुके। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने किसानों पे भी टैक्स लगा दिए और ये टैक्स फसल आने से पहले ही डिसाइड कर दिया जाता था। इसकी वजह से फार्मर्स का टैक्स ज्यादा और आमदनी कम थी। ये टैक्स रेट्स कभी कभी 50 to 60% होते थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इंडिया में लगाए गए हाई टैक्सेस से हुए रेवेन्यू की चर्चा होती थी। जो टैक्स नहीं दे पाते थे उनको टॉर्चर किया जाता था, उनकी जमीन जब्त करके उन्हें उनकी जमीन पे वर्कर बना दिया जाता था। इसकी वजह से लाखों फार्मर अपनी ही जमीन में बंधुआ मजदूर की तरह काम करने लगे। 19th सेंचुरी के अंत तक ब्रिटेन के लिए इंडिया एक हाईएस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, ब्रिटेन में बने गुड्स का लार्जेस्ट मार्केट और ब्रिटेन के लिए काम करने वाला सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रिटेन ने 200 सालों में इंडिया से $45 ट्रिलियन कमाए। इसके अगेंस्ट कई ब्रिटिशर्स ये आर्गुमेंट करते हैं कि ब्रिटेन ने ही इंडिया में रेलवे नेटवर्क बनाया।
बट इंडिया में बना रेलवे नेटवर्क बहुत ही कॉस्टली और इनएफिशिएंट था। रेलवे लाइन बिछाने के लिए सारा स्टील और वैगन्स लाखों किलोमीटर दूर ब्रिटेन से लाया जाता था ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट हो, और इसे स्पॉन्सर इंडिया के टैक्सेस से किया गया। 1857 में इंडिया मेटल मेकिंग और शिप बिल्डिंग में लीडर था, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि इंडिया के रूलर्स रेलवे डेवलप नहीं कर पाते। और रेलवे का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं किया था, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया गया था। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज और फूड क्रॉप्स मास ट्रांसपोर्ट किए जाते थे ब्रिटेन। कई जगह पे लोगों को कैश क्रॉप्स जैसे टी, कॉफी, इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया गया, और फसल ना होने पे उनके पास खाने को कुछ नहीं था, और टैक्स न भर पाने की वजह से उन्हें टॉर्चर अलग किया जाता था। और इसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ब्रिटिश रूल के दौरान कई बार फैमाइन हुए और लगभग 35 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये फिगर जर्मनी में हुए जीनोसाइड या रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान मरने वालों की संख्या का 5 गुना है। इसमें सबसे भयानक था ग्रेट बंगाल फैमाइन, जिसमें इतने लोगों की जानें गई कि बॉडीज को दर्जनों की गिनती में कुओं में डाल के जला दिया गया। कुछ फादर्स अपनी फैमिली को भूख से तड़पता हुआ न देख पाए और उन्होंने अपनी फैमिली को जहर देके मार दिया। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने उस दौरान कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इससे रिलेटेड न्यूज भी दबा दी गई। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आज जो ब्रिटेन की हाई क्वालिटी कंडीशन है वो इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने से ही बनी है। और अब ग्लोबलाइजेशन के जमाने में इंडिया धीरे धीरे पिकअप कर रहा है और एक न एक दिन वो ब्रिटेन को डेवलपमेंट के मामले में पीछे छोड़ देगा। दैट्स इट गाइस, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।